हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी के पीवाईक्यूज जो आपसे पीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं। सो एज यू नो हमारा एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने 2021 और 2018 के जो भी एग्जाम्स हुए हैं और जो भी सोसाइटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो ऐसे ही इसी पैटर्न पे हम 2014 और 2015 में जो आपसे सोसाइटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप अभी तक आपको पता चल गया हो कि सोसाइटी के मेन टॉपिक्स क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, सोसाइटी को किस तरह से एड्रेस करना है और क्या क्या की फीचर्स हैं जो अपने आप आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2015 और 2014 के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम एड्रेस करते हुए दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अगर 2015 की बात करते हैं, एक्सप्लेन 3 मेजर स्टेप्स नेसेसरी फॉर द सोशल एम्पावरमेंट ऑफ पुअर एंड द डाउनट्रोडन। How is politics hindering their implementation? ना 2 की एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको 3 ऐसे नेसेसरी स्टेप्स बताने हैं जिससे कि हम उनकी क्या कर पाए, सोशल एम्पावरमेंट कर पाए। दूसरा जो आपको इसका एम्बिट देखने को मिलता है वो कौन सा है कि कैसे पॉलिटिक्स इनकी इंप्लीमेंटेशन को हिंडर कर रहा है। ठीक है, सो 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को आपको एड्रेस करना है। अगेन वही पैटर्न रहेगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो 2 डिस्टिंक्ट डिमांड्स हैं। सबसे पहले आपको सोशल एम्पावरमेंट के बारे में 3 स्टेप्स बताने हैं। दूसरा आपको बताना है कि किस तरह से पॉलिटिक्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है इनकी इंप्लीमेंटेशन को। नाउ व्हाट यू मस्ट अवॉइड, सो बेसिकली आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, सो कभी भी देखो रिफ्रेन करा करो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखने के लिए या कोई भी लीडर का नाम लिखने के लिए। सो रिफ्रेन फ्रॉम दैट। आपका जो भी स्टांस होना चाहिए वो बहुत न्यूट्रल होना चाहिए। राइट, सो वैसा ही है। अवॉइड फोकसिंग ओनली ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो आपको सारी मल्टी डिमेंशनलिटी यहां पर इंट्रोड्यूस करनी है। सो अगेन सोशल एम्पावरमेंट पे पूछा गया है तो आप वहां से डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल एम्पावरमेंट रेफर्स टू एनहांसिंग द कैपेबिलिटीज एंड सो एंड सो फोर्थ। ना 3 मेजर स्टेप्स आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, देखो किसी भी इकोनॉमी के लिए जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होता है वो आपका होता है दैट इज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो पहले किस पे फोकस करो, एजुकेशन पे, जिससे कि उनकी सोशल एम्पावरमेंट हो सके। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ऐसे राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए गए हैं जिससे कि हम इनकी सोशल एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। ऐसे ही स्ट्रेंथनिंग द सोशल जस्टिस मैकेनिज्म्स, जैसे अगर हम बात करते हैं जो इंप्लीमेंटेशन है, स्पेशली जो पुअर और डाउन ट्रोडन है, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट आपको देखने को मिलता है, लीगल एड प्रोवाइड करी जाती है इनको। तो वहां पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसकी वजह से हमने इनके सोशल जस्टिस को इंप्रूव किया है। एंड इवन आप यहां पर एग्जांपल्स देख सकते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की, जहां पर लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग किया गया है। एंड स्पेशली यहां पर इनके लिए रिजर्वेशन कैटेगरीज भी आपको देखने को मिलती है। राइट, नेक्स्ट आता है लैंड, लाइवलीहुड एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सो जैसे लैंड रिफॉर्म्स, सिक्योर हाउसिंग, मनरेगा, SHGs, इसको इंप्लीमेंट करते हुए हम क्या कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस कर रहे हैं। राइट, सो आप देख सकते हैं एग्जांपल जैसे कदमश्री आपको केरला में देखने को मिलता है जो कि विमेन SHG है। सो विमेन की सोशल एम्पावरमेंट के लिए ये एक आपको पॉजिटिव इनिशिएटिव देखने को मिलता है। नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ने सेकंड पार्ट क्या था कि किस तरह से पॉलिटिक्स इनके सोशल एम्पावरमेंट को हिंडर कर रही है। सो पहला आ जाता है दैट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड कास्ट मोबिलाइजेशन। देखो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स बेसिकली लोगों को मोबिलाइज करते हैं किस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। तो वहां पर आपको देखने को मिलता है पॉलिटिक्स इसको हिंडर करती है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, अपीज करते हैं कुछ सर्टेन ग्रुप्स को, जिनकी वजह से जो होलिस्टिक या इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकती है उसमें आपको एक हिंड्रेंस देखने को मिलती है। दूसरा, वीक पॉलिटिकल विल फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब जहां पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है वहां पर लीडर्स कुछ इफेक्टिव स्टेप लेना ही नहीं चाहते, पॉलिटिकल विल की कमी लगती है आपको, जिसकी वजह से अगेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो हो सकती है उसमें आपको बाधा देखने को मिलती है। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऐसी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल नेक्सस। सो डिलेड इंप्लीमेंटेशन है। अब इतनी सारी स्कीम चल रही हैं तो इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, दैट इज डिलेड इंप्लीमेंटेशन। पॉलिटिकल विल नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर सम ऑफ द हिंड्रेंसेस जिसकी वजह से जो सोशल एम्पावरमेंट हो सकती है वहां पर आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। क्लैरिटी है? सो दिस यू कैन राइट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि होलिस्टिकली सोशल एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रोडन के बारे में पूछा गया है।
तो आप कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनलिटी आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नरेट द गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। सो अगेन स्पेसिफिक आपसे मिशन पूछा गया है, दैट इज NHRC। सो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन outline the outcomes of the efforts of NRHM, right? So इसको लॉन्च कब किया गया? 2005 में लॉन्च किया जाता है एंड बेसिकली 18 हाई फोकस स्टेट्स जहां पर आपको पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखने को मिलता है, वहां पर डेडिकेटेडली इसको लॉन्च किया गया था। नाउ गोल्स क्या है? बहुत सिंपल है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली पूछे गए हैं किसके? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के। पहला है रिड्यूस द मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। दूसरा है हम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहते हैं। तीसरा, हम इक्विटेबल एक्सेस की तरफ मूव करना चाहते हैं। एंड प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको आशा वर्कर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ही विलेज हेल्थ कमिटीज देखने को मिलती हैं, जिससे कि हम हेल्थ केयर को नूक एंड कॉर्नर तक पहुंचा सकें। तो ये इसके गोल्स रहे हैं। अब कैसे स्ट्रैटेजी यूज करी गई है, तो आपको पता है जैसे आशा वर्कफोर्स की एक्सपेंशन करी गई है, तो यहां पर अब डेटा लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ओवर 10.3 लाख आशा वर्कर्स डिप्लॉयड बाय 2015 तक इतनी आशा वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया है, जिससे कि वो डिसेमिनेट कर पाए किसको? दैट इज फैमिली हेल्थ केयर एक्टिविटीज को, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, जैसे अपग्रेडेशन करी है किनकी? सब सेंटर्स की। 20,000 से भी ज्यादा सब सेंटर्स की अपग्रेडेशन करी गई है। 8,700 PHCs प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को यहां पर बनाया गया है, जिसमें 24/7 फंक्शनिंग है। नेक्स्ट, 3,000 प्लस CHCs को भी स्ट्रेंथन किया गया है। ऐसे ही जननी सुरक्षा योजना की बात करते हैं, तो एक तरह से इंसेंटिवाइज किया जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जिससे कि हम क्या कर पाए? जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, उसको रिड्यूस कर पाए। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी गई है, जैसे रोगी कल्याण समितिज बनाई गई हैं सारी ही डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड मोबाइल मेडिकल यूनिट्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसके आउटकम्स क्या हैं? तो आप देख सकते हैं यहां पर अगेन, जब तक आप डेटा लिख के नहीं आएंगे तब तक आप मान के चलिए आपको नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो अब इसके क्या आउटकम्स रहे हैं? IMR ड्रॉप हो गया है, 58 से कहां पहुंच गया है? 37 पर। रिडक्शन इन MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी आपको रिडक्शन देखने को मिली है, 254 टू 167। राइज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, पहले सिर्फ 41% था, अब ये 2015 में 79% हो चुका है। इंप्रूव्ड इम्यूनाइजेशन हुई है, पहले 43.5% थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है? 62% हो चुकी है। ऐसे ही डिजीज कंट्रोल इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिली है। मलेरिया केसेस डिक्लाइंड ओवर 50%। ना ऐसे क्वेश्चंस में ना फैक्ट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आप फैक्ट्स लिखने नहीं आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आप कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन है। पहला पार्ट है व्हाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिलीज डिसअपियरिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्बनाइजेशन टुवर्ड्स इट। तो दो पार्ट्स हैं सिंपल सी, कि भाई आप बताइए जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही हैं, और किसकी आपको राइज देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियर फैमिलीज का राइज देखने को मिल रहा है। दूसरा एस्पेक्ट है कि इसमें अर्बनाइजेशन का कितना ज्यादा रोल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो श्रिंक कर रही हैं, जैसे राइज ऑफ न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स की बात करते हैं, तो सेंसस 2011 की बात करते हैं, तो 70% ऑफ द हाउसहोल्ड्स आर नाउ न्यूक्लियर। तो यहां पर आपको न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज देखने को मिला है। दूसरा, हायर मोबिलिटी हो गई है। अब NSSO डेटा की बात करते हैं, तो 35 to 40% ऑफ यूथ माइग्रेट फॉर जॉब्स, कहीं और जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जॉइंट फैमिलीज खत्म होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन एंड विमेन वर्कफोर्स एंट्री, NFHS 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 47% विमेन दे पार्टिसिपेट इन डिसीजंस। सो डिसीजन मेकिंग इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अगेन आपको जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिख रहा है। एग्रीकल्चरल डिक्लाइन, अब ओनली 45% ऑफ द वर्कफोर्स नाउ इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स नाउ यू हैव टू मूव। जहां पर भी आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, वहां पर जाके आपको रहना पड़ेगा। दैट मीन्स अगेन जॉइंट फैमिलीज का रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है ना। इसमें अर्बनाइजेशन का क्या रोल रहा है, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट आपका यही है। देखो, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 27% से राइज करके 31% हो चुकी है, एंड इवेंचुअली वी आर सेइंग इट विल राइज टू 60%। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला है? ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग हैं वो अपने घरों को, जो ओरिजिनल घर है, उनको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं।
तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलेगी। सिटीज के पास क्या स्मॉलर अपार्टमेंट्स है, अब जॉइंट फैमिली के लिए जगह ही नहीं है, तो जहां पर आपकी जॉब हो रही है अर्बन सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर स्पेस ही बहुत कम है, जिसकी वजह से अगेन जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट आता है दैट इज IHDS सर्वे कहता है दैट अर्बन एरियाज हैव 76% न्यूक्लियर फैमिलीज एंड रूरल एरियाज में वही 51%, 55% है। तो यहां से आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है कि अर्बनाइजेशन की वजह से आपको देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्रीज करी है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर हब्स जैसे बेंगलुरु हो गया, NCR हो गया, मुंबई हो गया, दे शो हाईएस्ट न्यूक्लियर फैमिलीज। तो जितने अर्बन सेक्टर्स ज्यादा हो गए हैं तो वहां पर आपको जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो सबसे ज्यादा राइज में देखने को मिल रही है। दैट मींस अर्बनाइजेशन एंड न्यूक्लियर फैमिलीज आर को रिलेटेड। क्लैरिटी है, ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, डिस्कस द रिफॉर्म्स नेसेसरी इन आवर एजुकेशन सिस्टम टू मेक इट मोर जॉब ओरिएंटेड। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपसे ये पूछा गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस चाहिए जिससे कि हमारा जो जॉब कल्चर है, जॉब ओरिएंटेशन है, वो ज्यादा एनहांस हो। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, आज जो अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, इट इज मोर थ्योरेटिकल बेस्ड। कैसा है, थ्योरी बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है, जॉब एंट्री में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो इट इज सेड कि बताइए कि कौन से ऐसे रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर सके एंड जो हमारे स्किल सेट है, जो एजुकेशन है, उसको कैसे बना सके, जॉब ओरिएंटेड बना सके, राइट। सो आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया फेसेस अ पैराडॉक्स ऑफ हाई यूथ एम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट हाई एनरोलमेंट, एनरोलमेंट ज्यादा हो रही है लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो वहां पर आपको इशू देखने को मिलता है। तो PLFS की अगर हम बात करते हैं तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेटली आपको 18% दिखने को मिल रही है। तो रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, सबसे पहले तो करिकुलर को ही मॉडर्नाइज किया जाए। सो करिकुलम मॉडर्नाइजेशन एंड स्किल अपग्रेडेशन, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी इंट्रोड्यूस किया है। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है, जिससे कि हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं और एक तरह से एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल अलाइन करना चाहते हैं जॉब ओरिएंटेशन से। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। Now only 5% of Indian youth receive formal vocational training compared to Germany। जर्मनी में कितने होते हैं, 75%। तो वहां पर आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उनको स्किल सेट ही ऐसा दिया जाए जिससे कि जॉब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इनको एम्प्लॉय करना चाहें, राइट। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन। सो मैंडेटरी इंटर्नशिप होनी चाहिए, इंडस्ट्री डिजाइन कोर्सेज होने चाहिए एंड सो एंड सो फॉर्थ। डुअल मोड यहां पर आप अपना सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग करवाई जाए, मॉडर्न पेडागोजी को इंट्रोड्यूस किया जाए, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन को प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे यूज ऑफ स्वयं, दीक्षा एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जिससे कि जो एजुकेशन है वो अलाइन कर सके किसकी तरफ, जॉब ओरिएंटेशन की तरफ। क्लैरिटी है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपसे 2015 में पूछे गए हैं। सो आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज हर बार 4 क्वेश्चंस आपको सोसाइटी से देखने को मिले हैं, राइट। तो अब आप थीम्स को एक तरह से एड्रेस कर सकते हैं कि कहां से हमें कितना प्रिपेयर करना है, क्योंकि सोसाइटी का एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चंक आपको देखने को मिलता है GS पेपर 1 में एंड इट इज इजी। देखो और औरों के कंपैरिजन में ये करना आसान है, क्योंकि एक तो सोसाइटी आपको जल्दी समझ आती है, बस आपको सिंपली क्या एड्रेस करना है, आपको अच्छे डेटा, अच्छे फैक्ट्स उससे कोट करने अपने आंसर्स, तो आपको एक अच्छे नंबर सोसाइटी में मिल सकते हैं। क्लैरिटी है, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट 2014 में मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इंडियन सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, हाउ फार डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट। अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो जो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं उसमें तो आप क्या करो, फैक्ट्स को कोट कर दो एंड इवेंचुअली आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा आपको लेबर करनी पड़ेगी। तो क्या है, इंडियन सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का आपको एक देखने को मिलता है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कास्ट को एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर माना गया है। Now the caste system is not merely economic or occupational, economic और occupational नहीं है, it is rooted in the ideas of purity and pollution। जो आज कास्ट स्ट्रक्चर आपको इतना stringent देखने को मिलता है, वो stringency क्यों है, because it is in our mind, आइडियोलॉजी में ही ऐसा है।
तो इसीलिए कास्ट कैसा बन जाता है, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन जाता है. सेम अप्लाइज रिलीजन एंड सिंबलिज्म. So Indian society uses rituals, festivals, myths, sacred texts, pilgrimage as a cognitive marker. एक cognitive marker की तरह यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कुंभ मेला, टेम्पल रिचुअल्स, इस्लामिक फेस्टिवल्स, सिख गुरुद्वारास, उनको बेसिकली एक सोशल लाइफ का ही पार्ट माना जाता है. राइट. नेक्स्ट, किनशिप एंड फैमिली नॉर्म्स. अब जो जॉइंट फैमिली आइडियाज हैं या रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है, पेट्रियार्की है, जेंडर रोल्स हैं, ये एक तरह से स्टीरियोटाइप हो चुके हैं. राइट. तो ये क्या है, अगेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से आपको एंसेंबल होते हुए दिखते हैं. राइट. कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड सोशल ऑर्डर, जैसे जाति जाति रिलेशंस, विलेज पंचायत्स, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड रीजनल बिलोंगिंग, ये आपकी आइडियोलॉजी में बसी हुई है. मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन अब कैसे हुई है, ऑब्वियसली बात है अर्बनाइजेशन से, एजुकेशन से धीरे धीरे करके चेंजेस आए. जैसे जब हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट रिफॉर्म हो गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कास्ट खत्म हो गया है. जैसे अर्बन सेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको कास्ट अनोनिमिटी देखने को मिलती है. क्यों? क्योंकि एज सच नोबडी केयर्स कि आपकी कास्ट क्या है. लेकिन क्या ये बिल्कुल खत्म हो गई? नहीं, नई तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है. एग्जाम्पल, मैट्रिमोनियल साइट्स आज आपको देखने को मिलती है, तो वहां पर कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन आज भी एग्जिस्ट करती है. तो जो कास्ट है वो धीरे धीरे करके चेंज तो हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, लेकिन क्या ये बिल्कुल खत्म हो गई है? नहीं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में है. सेम अप्लाइज जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो धीरे धीरे करके चेंजेस तो इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी बिल्कुल रिलीजियस नहीं है? नहीं, इट इज स्टिल रिलीजियस. राइट. तो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिली. क्लैरिटी है. नेक्स्ट आता है ब्रीफली एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन स्लम्स. अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे अर्बन स्लम्स के बारे में पूछा गया है. ठीक है. सो प्रॉब्लम्स बतानी है आपको, तो आप यहां पर डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं. सो अर्बन स्लम्स दे रिप्रेजेंट अ मेजर चैलेंज ऑफ इंडियाज रैपिड बट अनइवन अर्बनाइजेशन. अनइवन अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलती है. सो ओवर 65 मिलियन पीपल लिव इन स्लम्स. So 65 million people now are living in slums. Now problems क्या है? सबसे पहले देखते हैं overcrowding and poor housing conditions. अब they move to the urban areas. किसकी सर्च में? Job opportunities की सर्च में. अब प्रॉब्लम क्या है? अर्बन एरियाज छोटे हैं, प्लान्ड है नहीं, हाउसिंग फैसिलिटीज है नहीं. अगर हाउसिंग फैसिलिटीज हैं भी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है? दी ओवर क्राउडिंग प्रॉब्लम. एंड ओवर क्राउडिंग की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये अर्बन स्लम्स बन जाते हैं. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक आपको देखने को मिलता है. जैसे 35% ऑफ हाउसहोल्ड्स दे लैक द टॉयलेट्स, 41% लैक ट्रीटेड टैप वाटर. सो उसकी वजह से आपको पुअर ड्रेनेज देखने को मिल रही है, एंड व्हिच लीड्स टू व्हाट? फ्रीक्वेंट फ्लडिंग. नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है दैट इज हेल्थ प्रॉब्लम्स. अब हाई प्रेवलेंस आपको देखने को मिलती है टीबी की, डायरिया की, माल न्यूट्रिशन की, जिसकी वजह से ये अर्बन स्लम्स सफर करते हैं. इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है. ज्यादातर यहाँ पर जो स्लम में लोग रहते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं, एंड इनको इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी से जूझना पड़ता है. क्यों? क्योंकि देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी. क्योंकि आप किस में काम कर रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कोई सोशल सिक्योरिटी आपको देखने को नहीं मिलती. नेक्स्ट आता है सोशल इश्यूज हैं. गवर्नेंस चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एनक्रोच लैंड, लैक ऑफ लीगल रिकॉग्निशन, प्रिवेंटिंग एक्सेस टू सर्विसेज. अब एक तरह से इलीगल एनक्रोचमेंट ही तो है, तो उसकी वजह से इनको क्या नहीं मिल पाते? राइट्स नहीं मिल पाते. ठीक है. सो अगेन प्रॉब्लम्स पे पूछा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आप इसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन वैल्यूज. ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं? Discuss the role of family and educational institutions in inculcating value in society. So again दो पार्ट्स में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. सबसे पहला तो आपको ह्यूमन वैल्यूज बतानी है, दूसरा पार्ट आएगा किस तरह से फैमिली, और दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करता है. राइट. अब ह्यूमन वैल्यूज की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं. सो वैल्यूज क्या है? दे आर शेयर्ड प्रिंसिपल्स, बिलीव्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द ह्यूमन बिहेवियर. सो एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को, वो ही क्या कहलाती हैं? ह्यूमन वैल्यूज. सो आप देख सकते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड इमोशनल बॉन्डिंग. सो फैमिली आपको क्या प्रोवाइड करती है? देखो किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहला सोशलाइजिंग फैक्टर ही फैमिली होता है ना. तो फैमिली ही आपको क्या कराती है? सबसे पहले सोशलाइजेशन की टेक्निक्स. ठीक है. सो यहां पर आपको देखने को मिलता है इमोशनल बॉन्डिंग भी फैमिली से ही बनती है. तो फैमिली इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. जैसे शेयरिंग, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये आप कहां से सीखते हो? ये आप अपने घर से ही सीखते हो, फैमिली से सीखते हो. कल्चरल ट्रांसमिशन एंड ट्रेडिशन.
अब घरों में क्या होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, तो उससे आपका ह्यूमन बिहेवियर डिसाइड होता है। तो आप देख सकते हैं स्टोरीज ऑफ रामायण, गुरु नानक्स टीचिंग्स एंड सूफी एथिक्स ट्रांसमिट वैल्यूज टू ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमन वैल्यूज यहां पर क्या इनकलकेट हो रही हैं, कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी। बिहेवियर मॉडलिंग भी यहां पर करी जाती है। स्टडीज शो that 60 to 70% of children's behavioral patterns are shaped by before age 7. ना age 7 से अगर बिफोर शेप हो जाती है 60 to 70%, दैट मीन्स सबसे ज्यादा रोल किसका है? क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है? नहीं, सबसे ज्यादा रोल किसका है? फैमिली का है। क्लैरिटी है? ओके, नेक्स्ट, नाउ रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन वैल्यू इनकलकेशन। सो पहला है फॉर्मल करिकुलम एंड सिविक एजुकेशन। सो बेसिकली जो एनसीईआरटी है वो आपको मॉरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस से क्या अवगत करवाती है? ये ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, ये सिखाया जाता है कहां पर? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सेम अप्लाइज हिडन करिकुलम, जैसे पीयर इंटरेक्शन, रूल्स, ये मानना सिखाया जाता है। जैसे चिल्ड्रन इन मल्टीकल्चरल क्लासरूम्स लर्न टॉलरेंस एंड सेक्युलर वैल्यूज। ठीक है, घर में तो आप सिर्फ एक तरह का रिलीजन फॉलो कर रहे होगे, लेकिन जब आप वही स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां पर आपको टॉलरेंस की भावना देखने को मिलती है। तो ह्यूमन वैल्यूज इनकलकेट किए जाते हैं। ऐसे ही को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो वहां पर डिबेट्स, इट फोस्टर्स लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक है, टीचर एज अ रोल मॉडल। नाउ यूनेस्को रिपोर्ट्स हाइलाइट्स दैट टीचर बिहेवियर इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स वैल्यूज। तो जैसी टीचर है वही आपको इनकलकेशन कहां पर देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्शन कहां पर देखने को मिलेगी, दैट इज इन द स्टूडेंट। तो वहां पर भी ह्यूमन वैल्यूज सिखाई जाती। देन यू कैन कंक्लूड। सो अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, इन व्हाट वे पॉवर्टी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। अगेन दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है। दूसरा आपसे पूछा गया है इन व्हाट वे पॉवर्टी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, मतलब आपको नेक्सस बताना है किसका, पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन का। किस तरह से पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन को एक तरह से फीड करती है, राइट। ओके, नाउ आप यहां पर देख सकते हैं माल न्यूट्रिशन क्या है। बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल का जो इनटेक है या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, चाहे प्रोटीन्स की बात करो, चाहे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करो, वो इनएडिक्वेट है। उसी को हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन जैसे एग्जांपल स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, अंडरवेट हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होगी, ये सारी माल न्यूट्रिशन में ही आपको देखने को मिलती हैं। सो आप यहाँ पर डेटा लिख सकते हैं, जैसे एनएफएचएस 5 का डेटा हमने यूटिलाइज किया है। 35.5% चिल्ड्रन आर स्टंटेड, 19.3% आर वेस्टेड एंड 57% women आर अनीमिक। ठीक है, अब यहां पर आप डेटा दे सकते हैं। तो माल न्यूट्रिशन का वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। दूसरा पोर्शन आपसे पूछा गया था कि हाउ पॉवर्टी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी कैसे लीड करती है माल न्यूट्रिशन को। सबसे पहले फूड इनसिक्योरिटी एंड लो डाइटरी डाइवर्सिटी। क्योंकि पुअर है, ऑब्वियस सी बात है, उनके पास वैरायटी खाने का नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी व्हिच लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, राइट। सो यहाँ पर देख सकते हैं पुअर हाउसहोल्ड्स कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड, जैसे वो मिल्क अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, प्रोटीन्स अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको कैलोरी रिच तो देखने को मिलता है बट न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, दैट इज द इशू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है पुअर मैटरनल हेल्थ एंड इंटरजेनरेशनल साइकिल। अब जो अंडर नरिश्ड मदर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, दे विल गिव लो बर्थ वेट बेबीज, तो वो साइकिल चलता रहता है, तो वो इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस प्रॉपर नहीं है, ऐसी पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, लो एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड अनस्टेबल लाइवलीहुड्स आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनको बेसिकली न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, माल न्यूट्रिशन का बर्डन बढ़ जाता है। क्लैरिटी है नाउ। एक ही साल ऐसा हुआ है जहां पर आपसे सोसाइटी से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड 2014 में 5 क्वेश्चंस आए थे। तो 5th क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है डिस्कस द रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेक्स्ट टू पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। सो आपसे विमेन और विमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन पॉवर्टी रिडक्शन। देखो इट इज सेड कि अगर इस लूप से बाहर निकलना है, सबसे ज्यादा असेंशियल पार्ट कौन प्ले करता है, इट इज द विमेन। एंड जो विमेन की ऑर्गेनाइजेशन है वो इस साइकिल को खत्म करने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन है। तो रोल ऑफ विमेन इन पॉवर्टी रिडक्शन, सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो। अब जब इनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस ही बात है इनके लिए लाइवलीहुड क्रिएशन किया जाए, जिससे की वजह से अगर ये पैसा कमाएंगी तो पैसा कमा के सबसे पहले कहां पर स्पेंड करेंगी, दैट इज फूड।
फूड अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी होगी तो इकोनॉमिक साइकिल चलता रहेगा, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेगी। तो वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। तो विमेन्स वर्क इन एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, मनरेगा, तो एक तरह से ये डायरेक्टली रेप्लिकेट करता है किसमें, बेटर चाइल्ड न्यूट्रिशन में, ठीक है जी। नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगी, जैसे एजुकेटेड वुमेन इन्वेस्ट मोर इन चिल्ड्रंस हेल्थ एंड एजुकेशन। आप डेटा भी यहां पर कोट कर सकते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लीडरशिप, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब दूसरा क्वेश्चन था रोल ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो माइक्रो फाइनेंस ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, किसकी, विमेन की। तो 7 मिलियन एसएचजीज आपको देखने को मिलते हैं विच आर अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मोबिलाइज 8 करोड़ वुमेन, 8 करोड़ वुमेन इनको मोबिलाइज किया है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर कदमश्री केरला का दे सकते हैं। सेवा जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी एम्पावर किया है इनफॉर्मल वर्कर्स को थ्रू कोऑपरेटिव्स एंड सोशल सिक्योरिटी। विमेन लेड गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे 33% रिजर्वेशन आपको देखने को मिलती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में विमेन की, तो वो एक तरह से केटर करती है किसको, सबसे पहले इनका प्रायर एजेंडा ही क्या रहता है, एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट। एडवोकेसी एंड राइट्स मूवमेंट, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ऐसे ही आपको देखने को मिलता है एमकेएसएस राइट टू इंफॉर्मेशन, तो वहां पर एक तरह से एक्टिव रोल प्ले करती है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी यहां पर इंक्रीज हो जाती है। क्लैरिटी है, तो आप एग्जांपल से कोट कर सकते हैं, देन यू कैन conclude your answer with the SDG. Obviously बात है, it will lead to SDG 1 which is no poverty and SDG 5 which is gender equality, right? B part है इसका, whether secularism is a myth or reality in the Indian society, critically examine। देखो ऐसी चीजें जब आपसे critical examination के बारे में पूछा गया, that means it should be backed with facts, with examples। जब आप facts और examples नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है जी। नाउ अगर हम यहां पर बात करते हैं, सो आप सेक्युलरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ना सेक्युलरिज्म एज अ रियलिटी इन इंडियन सोसाइटी, सबसे पहला क्या है, डीप रूटेड कल्चरल प्लूरलिज्म है, जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, वहां पर ये डीप रूटेड आपको सोसाइटीज देखने को मिलती हैं। शेयर्ड फेस्टिवल्स हैं, जैसे ईद, दिवाली, हर कोई सेलिब्रेट करता है, तो यहाँ पर एक तरह से रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर्स में देखने को मिल रहा है, ये रियलिटी में आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, जैसे आर्टिकल 25 टू 28 की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है, माइनॉरिटी एजुकेशन दी हुई है, एंड बेसिकली एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज आपको देखने को मिलती है। ना सिविल सोसाइटी एंड ग्रासरूट हार्मनी, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग पीस, जैसे खुदाई खिदमतगाज लेगेसी, पीस कमिटीज बनाई जाती हैं जिससे कि कोऑपरेशन बनता रहे, राइट। नाउ सेक्युलरिज्म एज अ मिथ, अब प्रॉब्लम क्या है, देखो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना, सेक्युलरिज्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, कि अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ ये रियलिटी है, लेकिन कई जगह आपको देखने को मिलता है ये मिथ भी है, जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस आपको देखने को मिलते हैं जहां पर राइट्स हो जाते हैं, तो वहां पर एक तरह से ये क्या बन जाता है, मिथ, जैसे कम्युनल टेंशंस, वही 1984, 1992, 2002, यहां पर आपको राइट्स देखने को मिले, रिलीजियस राइट्स। नेक्स्ट राइजिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सो आप देख सकते हैं रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग द इलेक्शंस, उससे रिलीजियस सेग्रीगेशन ज्यादा हुई है, तो सेक्युलरिज्म की भावना कम हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजुडिस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अ प्यू सर्वेस दिस शोज मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस प्रेफर नॉट हैविंग एनी इंटर रिलीजियस मैरिज, आज भी इंटर रिलीजियस मैरिजेस बहुत कम आपको देखने को मिलती हैं, तो वहां पर भी आपको एक इशू देखने को मिलता है। क्लैरिटी है, ओके जी। नेक्स्ट है दैट इज मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। नाउ रूमर्स हैं, हेट स्पीच, वो बेसिकली इसको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो क्रिटिकली एग्जामिन था, तो ऑब्वियसली बात है आपको दोनों एस्पेक्ट्स बताने हैं, द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, लेकिन वो भी किसके साथ होने चाहिए, इट शुड बी बैक्ड विद डेटा एंड फैक्ट्स, ठीक है जी। नाउ ये हमारा 2014 तक के जितने भी आपके लास्ट 10 इयर्स में एग्जाम्स हुए हैं, सोसाइटी को हमने होलिस्टिकली डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने भी प्लीज लेक्चर 1 नहीं देखा था वो प्लीज डू फॉलो दैट, लेक्चर 1 को भी देखिए, लेक्चर 2 को भी देखिए, वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आप अपना सिलेबस निकालेंगे तो सिलेबस से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, एवरीथिंग इज रिटन इन योर सिलेबस, सिलेबस से डिराइव करे गए क्वेश्चन है, ठीक है जी। ओके, सो आप यहां पर देख सकते हैं हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, एनीबडी हु वांट्स टू टेक द ओनली द टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद 21 दिसंबर 2025, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में रहेगा।
कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो प्लीज हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ऐसे ही कॉम्बो कोर्स आपको देखने को मिलता है जिसमें मेंस की टेस्ट सीरीज रहेगी और मेंस का क्रैश कोर्स रहेगा एंड फीस 8,000 एंड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर सिर्फ आपको मेंस का क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको फी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है एंड कोई भी अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। I hope you like the lecture. Thank you very much.